and welcome to my channel eSnippets. I am Dr. Suruchi Tiwari, and in this new series of biology, first of all we are going to cover the topic cell, the unit of life. Now, let me tell you first of all that what is a cell. अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी और सभी में सेल के बारे में पढ़ा होगा. एक सबसे अच्छी जो डेफिनेशन सेल की मिलती है बुक्स में वो होती है द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन के बारे में समझते हैं कि हमको ये डेफिनेशन क्यों मिली, कहां से मिली. इस डेफिनेशन में एक टर्म जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट. ठीक है, तो हम ये शब्द जो है स्ट्रक्चरल यूनिट ये एक्सप्लेन करता है कि हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो काहे से बने हुए हैं, वो सेल से बने हुए हैं. उनका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सेल से बना हुआ है. छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कम सेल्स हैं, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ज्यादा सेल्स हैं. बट सेल इज अ फंडामेंटल पार्ट. हमारी बॉडी सेल से ही बनी हुई है. तो सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और दूसरा ये डेफिनेशन बताती है कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ फंक्शनल टर्म क्या बताता है कि हमारे जो भी बॉडी में फंक्शंस हैं, जो भी बेसिक फंक्शंस हमारी बॉडी कर रही है, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें, मूवमेंट, सारी चीजें, जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी करती है वो सारे फंक्शंस हमारी बॉडी के सेल्स में भी होते हैं. Our cells are also capable of doing all the functions who are responsible for our lives. तो सेल जो है छोटे छोटे सेल्स हैं. हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स के मिलने से बनी है. सो सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और सेल्स, हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं वो सारे फंक्शंस भी करते हैं विच आर वाइटल फॉर आवर सर्वाइवल. So cell is also a functional unit of our living organisms. Now, a cell is capable of independent existence. अब सेल के बारे में खास बात क्या है, अगर हमारे जैसे हमारी बॉडी में और क्या है, हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो ऑर्गन्स से बनी हुई है हमारी बॉडी. तो अगर हम ऑर्गन्स को सेपरेटली निकाल लें, अगर हम अपनी किडनी को निकाल दें या हार्ट को निकाल दें, तो इज इट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? No, it is not. It is not capable of independent existence. लेकिन सेल जो है वो क्योंकि बेसिक उसमें सारे फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर भी है उसमें और फंक्शंस भी सारे वो कर रहा है जो एसेंशियल है लाइफ के लिए. सो सेल्स इंडिविजुअली अगर हम एक सेल को देखें तो इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. वो अकेले भी सरवाइव कर सकता है. इंडिपेंडेंट सेल सर्वाइवल के ऑर्गेनिजम्स का बहुत अच्छा एग्जांपल बैक्टीरिया है. दे कैन सर्वाइव ऑन एनीथिंग, राइट? सो दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. अब सिर्फ एग्जिस्टेंस मतलब कि सिर्फ जिंदा रहना ही तो नहीं है ना. जिंदा रहने के लिए जितने भी फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो सारे फंक्शन हमारा जो सेल है दैट इज परफॉर्मिंग. सो दिस अगेन टेल्स अस दैट सेल परफॉर्म्स ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ एंड इट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑल्सो. नाउ हर तरीके के सेल में तीन चीजें जो हैं जरूर होती हैं, तभी वो सेल की कैटेगरी में आता है. फर्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज द डीएनए मटेरियल. राइट? इट मे बी नेकेड इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स इन द यूकैरियोट्स, जो अभी आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे. नाउ लेट अस स्टडी सम इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स विच आर रिलेटेड टू सेल. ये लैंडमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी समरी मैंने यहाँ पर दे दी है. इनको आप लर्न कर लेंगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशंस, क्योंकि इन लैंडमार्क्स पर बेस्ड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं.
नाउ पहला इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या है? पहली इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ये है कि सेल्स को डिस्कवर किसने किया? हु डिस्कवर्ड सेल्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको यहां से मिलता है कि रॉबर्ट हुक वाज द साइंटिस्ट हु इन द ईयर 1665 डिस्कवर्ड द सेल्स। तो क्या इन्होंने नॉर्मल सेल को ऑब्जर्व किया था? नहीं। खास बात यह है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्होंने जो सेल्स ऑब्जर्व, ही डिस्कवर्ड सेल्स नो डाउट, बट द सेल्स ही ऑब्जर्व्ड वर नॉट लिविंग सेल्स। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि ल्यूवेनहॉक ने जो सेल्स डिस्कवर किए थे, दे वर ऑल डेड सेल्स, राइट? दे वर नॉट लिविंग सेल्स। उन्होंने कहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइज ऑब्जर्व किए थे और उनको डिस्कवर किया? उन्होंने एक कॉर्क के पीस को अपने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा एंड ही ऑब्जर्व्ड अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन दैट। हनी कॉम्ब आप लोगों ने देखा है? वो कैसा होता है? उसमें छोटे 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 क्यूब्स बने रहते हैं, हॉलो, राइट? तो इन्होंने जब उस कॉर्क के पीस को ऑब्जर्व किया तो ही फाउंड कि उस कॉर्क में के पीस में भी इस तरीके के हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। देयर वर हॉलो सेल्स, छोटे छोटे स्पेसेस थे। उनको उन्होंने, इन स्पेसेस को ही नेम दीज स्पेसेस एज सेल, राइट? इन्हीं स्पेसेस को उन्होंने सेल का नाम दिया। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी सेल के फील्ड में आती है, वो है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक की। ये नाम आपने बहुत जगह पे पढ़ा होगा। तो फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर लिविंग सेल्स, देन योर आंसर विल बी डेफिनेटली ल्यूवेनहॉक, बिकॉज ही वाज द पर्सन हु फर्स्ट ऑब्जर्व द लिविंग सेल्स। इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था एंड इन्होंने ये नाम नहीं दिया था, उन्होंने उसको एनिमैल्क्यूल्स नाम दिया था एंड विच वर लेटर क्लेम टू बी नोन एज बैक्टीरिया। इन्होंने किस ईयर में किया था? इन्होंने 1676 में एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था फर्स्ट लिविंग सेल विच वॉज अ बैक्टीरिया। Now, next important discovery in the field of cell comes from Robert Brown. उन्होंने क्या किया था? उन्होंने प्लांट के सेल को ऑब्जर्व किया था, right? He observed plant cells in 1835 and there he discovered the nucleus. सेल न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, right? So if the question comes that who is the first person who observed cell nucleus, then your answer for sure will be Robert Brown. Now don't confuse it with Robert Hooke, right? Robert Brown was the person who discovered cell nucleus and Robert Hooke was the person who first discovered cells which were in the cork cell। और एक्चुअली जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो सेल वॉल थी और प्रोटोप्लास्ट जो था, उसका जो साइटोप्लाज्म था वो सूख चुका था और सिर्फ सेल वॉल्स वहां पर प्रेजेंट थी, हॉलो कैविटी थी जिसको उन्होंने सेल का नाम दिया था। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने लिविंग सेल को देखा था और लिविंग सेल में ही फाउंड न्यूक्लियस, ही डिस्कवर्ड सेल न्यूक्लियस। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट person in this list is Sheldon and Shawn. Sheldon and Shawn ने क्या किया था? They proposed cell theory. This is also where this marks the turning point in the cell study of cell studies. उसमें क्या हुआ कि इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज करी 1838 और 39। ये दो ईयर्स हमने क्यों मेंशन करे हैं? क्योंकि शेल्डन was a scientist who observed plants and Shawn was the scientist who studied animals. तो इन्होंने दोनों ने काम किया था और दोनों ने ये देखा था कि yes the cells living। शेल्डन ने क्या देखा था? शेल्डन ने देखा था कि प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स
एंड शॉन ने देखा था, बिकॉज ही वॉज अ zoologist, उन्होंने देखा था कि एनिमल सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और इन दोनों के ऑब्जर्वेशन का ईयर वॉज 38 एंड 39 रिस्पेक्टिवली, और इन दोनों की जो बेसिक ऑब्जर्वेशन थी दैट वाज सेम, और उसने ही ले किया फाउंडेशन सेल थ्योरी का कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ cells. All living organisms are made up of cells. Then, next important person, and rather a very important person, is Robert Virchow, जिन्होंने ये बताया कि all cells arise from pre-existing cells. हमारी सेल थ्योरी ने क्या बताया था? हमारी सेल थ्योरी ने बताया था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से बने हुए हैं, लेकिन हमारी सेल थ्योरी ये नहीं बता पाई थी कि वो सेल्स कैसे बने। उस क्वेश्चन का आंसर हमको रॉबर्ट विरकाउ ने दिया इन द ईयर 1855, एंड ही सेड दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम pre-existing cells. Now, next important discoverer was Strasburger. He observed क्रोमोसोम्स, और उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में उनको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिला और उसको उन्होंने क्रोमोसोम का नाम दिया, एंड द ईयर वाज 1875. नाउ नेक्स्ट कम्स फ्लेमिंग. He applied the term mitosis to somatic division of cells. सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं हमारी बॉडी के? हमारी बॉडी में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक सोमैटिक सेल्स, एक जर्म सेल्स. सोमैटिक सेल्स आर द बॉडी सेल्स एंड जर्म सेल्स आर द सेल्स हु आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन. तो जो सोमैटिक सेल्स का डिवीजन था वो उन्होंने बोला कि दिस इज थ्रू माइटोसिस. एक डिवीजन की जो प्रोसेस थी बॉडी सेल्स की, उसको उन्होंने टर्म दिया माइटोसिस इन 1882. So please learn these important discoveries. Let's move ahead to the cell theory. अभी मैंने आपको बताया कि there were two scientists, Sheldon and Schwann. Sheldon was a botanist and Schwann was a zoologist. And in 1838 and 39, they both worked, and independently they found that the plant cells as well as animal cells, मतलब कि पूरी की पूरी प्लांट किंगडम और पूरी की पूरी एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज से बने हुए हैं? उन्होंने कहा वो सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए हैं. तो जो भी चीज आप देख रहे हैं और वो लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिसको भी आप देखते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो उन्होंने एक थ्योरी बनाई दोनों ने मिलके, और उन्होंने कहा कि द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल यूनिट? फंडामेंटल यूनिट मतलब कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो काहे से बना हुआ है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेल से बना हुआ है. बिना सेल के हमारी एग्जिस्टेंस, लिविंग इंडिविजुअल्स की एग्जिस्टेंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. नाउ आपने जब सेल पढ़ा होगा, स्ट्रक्चरल यूनिट जो कहा जाता है, तो उसमें एक एग्जाम्पल बड़ा कॉमन सा आता है कि इफ यू ऑब्जर्व अ बिल्डिंग और अ हाउस, तो वहां पे आप देखते हैं कि अ हाउस इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ, ये एक बिल्डिंग है, उसको हम इक्वेट कर देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, और उसके दिस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसके पार्ट्स को देखें तो वी विल फाउंड सर्टेन रूम्स, कि ये हमारा एक बेडरूम हो गया, ये हमारा किचन हो गया, ये हमारा, तो छोटे छोटे उसको और छोटे पार्ट्स में बांटो तो वो रूम्स में डिवाइड हो जाता है. देन वी फाउंड, और छोटे में करो तो वी फाउंड दैट इट इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट वॉल्स, राइट. उसको भी हम छोटे में बांटे और छोटे में इसको हम कर दें तो हम कहेंगे कि एक दीवार जो है वो बहुत छोटे छोटे ईंटों से बनी हुई है, राइट. द वॉल इज मेड अप ऑफ
bricks. Now these bricks are, what is a brick? ये जो एक brick है, this brick is the fundamental structural unit of this building. ठीक है, ये जो bricks हैं, जो ईंटें हैं जिनसे हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, this is the fundamental unit, structural unit of this building. जैसे कि ये बिल्डिंग हमारी बनी है छोटे छोटे ब्रिक्स से, वैसे ही हमारी जो लिविंग बीइंग्स है, उनकी जो बॉडीज हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो बनी है सेल्स से, राइट? सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स आर सेल्स. अब इस सेल थ्योरी की एक ड्रॉबैक था. क्या ड्रॉबैक था इस सेल थ्योरी का? इस सेल थ्योरी का ड्रॉबैक था कि ये सेल थ्योरी हमको ये नहीं बता पाई थी कि हमारे जो सेल्स हैं, जो बेसिक फंडामेंटल हमारी यूनिट्स हैं, वो आई कहां से, राइट? तो ड्रॉबैक की अगर हम लोग बात करें, सेल थ्योरी के ड्रॉबैक की हम लोग बात करें, तो वी कैन से कि ये ड्रॉबैक था हमारी सेल थ्योरी का कि इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि हमारे सेल्स कहां से आए. अब इस ड्रॉबैक को ओवरकम किसने किया? इस ड्रॉबैक को ओवरकम किया हमारे साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्काउ ने. ही ओवरकम दिस ड्रॉबैक. इन्होंने सेल थ्योरी के इस ड्रॉबैक को ओवरकम कर लिया और उन्होंने बताया, ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट, और ईयर 1855 में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. और इसको उन्होंने, इनका ये स्टेटमेंट बहुत ही पॉपुलर है. इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो. दैट स्टेटमेंट, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, किसने दिया था? हु गेव दिस स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट बच्चों हमेशा याद रखना कि दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्काउ, और उन्होंने सेल थ्योरी का एड ऑन किया था और उन्होंने कहा कि हमारे जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं एंड दे इंक्रीज इन देयर नंबर, और हमारे नंबर में इंक्रीज करने के बाद दे मेक टिश्यूज एंड देन ऑर्गन्स एंड देन द एंटायर ऑर्गन सिस्टम्स एंड देन दे कंबाइन टू फॉर्म द एंटायर ऑर्गन. Okay, now let us discuss about the fundamentals of cell theory. कि cell theory के basic fundamentals क्या हैं? तो पहला fundamental statement है कि the cell is the structural and functional unit of all living beings. जो मैंने अभी आपको समझाया कि हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स के साथ बनी है, तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हमारे शरीर की क्या है? सेल. फंक्शनल यूनिट, हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं और हर सेल का अपना फंक्शन है. सारे सेल्स जो हैं वो सारे फंक्शन करने में सक्षम है जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी है. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. नाउ सेकंड पॉइंट आता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स. तो अब ये जो स्टेटमेंट है ये बताता है कि हमारा, मान लीजिए आपके हाथ में कट गया, थोड़े दिन बाद आप देखते हैं वो चोट जो है वो अंदर से भरती हुई चली आती है एंड यू गेट अ नॉर्मल स्किन. तो ये कैसे चोट भरती चली आई? वो भरना शुरू हुई बिकॉज जब आपको चोट लगी तो वहां के सेल्स डैमेज हो. डैमेज सेल्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स विच आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड थ्रू सेल डिविजन from the cells which are already existing in your body. So all cells arise from the previously existing cells. Now third part इसका है कि all cells are basically alike. Basically alike. अब basically alike का क्या मतलब है? In chemical composition and metabolic activities. अब chemical composition, अगर आप कोई सेल देखें तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो, उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम है. उसमें वही सारे सब्सटेंस आपको मिलेंगे जो
एक किसी और जो फिश से अगर आप एक सेल ले लीजिए, आप एक ह्यूमन का सेल ले लीजिए, आप एक प्लांट का सेल ले लीजिए, तो जो उसका साइटोप्लाज्म का जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जो कार्बन प्रेजेंट है, जो और केमिकल्स प्रेजेंट हैं, दे विल बी द सेम, right? So cells are basically alike in chemical composition. Similarly, cells are alike in metabolic activities also. All the cells will perform the same functions. कि वो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी to take for respiration. They will increase in size. They will divide. They will multiply themselves, they will do excretion, they will do digestion. तो सारी metabolic activities हर सेल में सेम रहेंगी. Then all cells are totipotent. Now this term is important. Fourth point is all cells are totipotent. Totipotent का मतलब होता है capacity to regenerate. तो अगर cells mature हो जाते हैं, उनका लाइफ स्पैन खत्म होने लगता है या उनका सेल साइज इंक्रीज कर जाता है, तो वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं न्यू सेल्स में, तो वो रीजनरेट हो जाते हैं. न्यू सेल्स जो हैं वो फिर नए लाइफ साइकिल में एंटर करते हैं, एंड देन दे ग्रो थ्रू द एंटायर लाइफ साइकिल, और फिर वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो अपने आप को रिप्लेस कर देते हैं दूसरे नए सेल्स से. सो टोटिपोटेंसी इज द कैपेसिटी टू रीजनरेट. तो ऑल सेल्स आर टोटिपोटेंट, दैट इज दे ऑल हैव द कैपेसिटी टू रीजनरेट. नाउ ये तो हमने पढ़ लिया सेल थ्योरी के बारे में, लेकिन अब सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. क्या एक्सेप्शंस है, इनको खूब अच्छे से याद कर लेना. वायरस डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो पहला एक्सेप्शन सेल थ्योरी का क्या है? वायरस. वायरस जो है वो हमारी सेल थ्योरी को अबाइड नहीं करता. दूसरा एक्सेप्शन है हमारे रेड ब्लड सेल्स, ये भी सेल थ्योरी को कंप्लाई नहीं करते. तीसरे हैं मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ये भी हमारे सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते, राइट? क्यों? क्योंकि वायरसेस में अभी मैंने आपको बताया था कि सेल में 3 चीजें होना बहुत जरूरी है. पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, और तीसरा हेरिडेटरी मटेरियल. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, इट मे बी अ नेकेड डीएनए. बट यहाँ पे क्या होता है, वायरस में देखिए कोई सेल मेम्ब्रेन आपको नहीं मिलता है. यहाँ पे सिर्फ एक ये है डीएनए मटेरियल आपका, जो कि या डीएनए होगा या आरएनए होगा. ये एक डीएनए मटेरियल है, उसके चारों तरफ आपको यहाँ पे ये प्रोटीन कोट मिल जाएगी, राइट? और उसके बाद एक एनवेलप है. कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब वायरस सेल किसी भी बॉडी के बाहर रहता है, जब वो फ्री एग्जिस्ट करता है, जब वो फ्री होता है नेचर में, तो वो एक नॉर्मल क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में रहता है. इट शोज नो साइन ऑफ एनी लाइफ. वो कहीं से भी लिविंग के कैटेगरी में नहीं आता है, लिविंग बीइंग के. वो एक डेड सा पड़ा रहता है एकदम साइड में. बट वंस द वायरस एंटर्स अ बॉडी, जैसे ही वो एक बॉडी को एंटर कर लेता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एंटर कर लेता है, तब उसमें क्या आ जाता है? तब उसमें एक्टिविटी आ जाती है और वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है, और इट स्टार्ट्स शोइंग ऑल द साइंस ऑफ बीइंग लिविंग बीइंग. ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन करने लगता है, वो अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है बॉडी में एंटर करते हुए, और वो एक्टिव हो जाता है. तो वायरस जो है वो किसी भी तरीके से सेल थ्योरी को कंप्लाई नहीं करते हैं. नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल्स में क्यों नहीं कंप्लाई करते हैं सेल थ्योरी को? क्योंकि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. दे लैक न्यूक्लियस. ये रेड ब्लड सेल का डायग्राम है, इसमें कहीं पे भी आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा. दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस इन देम. वैसे ही सीव ट्यूब्स होते हैं, जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं, उनमें जो जाइलम फ्लोएम होता है वो मैकेनिकल टिश्यूज कहलाते हैं. उनमें सीव ट्यूब्स होते हैं. हो सकता है आपने पढ़ा हो सकता है नहीं पढ़ा हो तो अभी आगे की लेक्चर सीरीज में मैं आपको बताऊंगी. तो उन सेल्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है.
इसलिए न्यूक्लियस ही वो पार्ट है सेल का जो हेरिडिटरी मटेरियल को कैरी करता है। तो अगर न्यूक्लियस नहीं है तो हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है, हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है तो वो हमारी सेल थ्योरी को कंप्लाई नहीं कर, राइट। सो these are the exceptions to the cell theory. Now let us move forward. अब हम जब इन्वायरमेंट में देखते हैं तो हमको दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं। एक तो हमको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लेना, ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, ये यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने लिखा कि एक वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अब इस यूनि का क्या मतलब है, यूनि का मतलब है यू कैन इक्वेट इट विद वन। तो जो वन सेल्ड हैं, यूनि मतलब वन सेल्ड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे विल बी कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हो गए सारे बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लेना, अमीबा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए। और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमको मेनली दो किंगडम में हम इनके बारे में पढ़ते हैं, और वो है किंगडम्स हमारी मोनेरा और प्रोटिस्टा। ठीक है, मोनेरा में पढ़ते हैं हम इनके बारे में, और हम इनके बारे में प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। दोनों किंगडम्स में हम किनका स्टडी करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमने दो यूनिसेलुलर को ही पढ़ना है तो हम उन्हें दो अलग अलग किंगडम्स में क्यों पढ़ते हैं, हम एक ही में पढ़ लें। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में अलग अलग एनिमल्स हैं। और क्या डिफरेंस है, पहला ये डिफरेंस है कि जो मोनेरा किंगडम में इंक्लूड किए जाते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, जो मोनेरा के किंगडम में होते हैं, इसको खूब अच्छे से समझ लो और खूब अच्छे से याद कर लो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मोनेरा में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से हैं, दे आर प्रोकैरियोटिक। और प्रोटिस्टा में जो एनिमल्स आते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं यूकैरियोटिक। कौन से आते हैं प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में आते हैं यूकैरियोटिक, और मोनेरा में आते हैं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक एंड मोनेरा में प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, ये अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। नाउ लेट अस कम टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अभी हमने देखा कि यूनि मतलब हमने उसको वन से रिलेट किया, मल्टी मतलब बहुत सारे, बहुत सारे मतलब तो सभी जानते हैं कि बहुत सारे का क्या मतलब, राइट। तो अगर हमारे वन सेल्ड है तो वी विल से कि ये यूनिसेलुलर है। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म टू या उससे ज्यादा सेल्स से बना हुआ है, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टू और मोर सेल्स, देन इट इज कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, हर वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि हर वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम देख सकते हैं, दे आर मल्टीसेलुलर। जैसे कि फंजाई को हम देख सकते हैं, हम सी एनिमल्स को देख सकते हैं, हम प्लांट्स को देख सकते हैं, हम डियर को देख सकते हैं, हम कैट को देख सकते हैं, हम डॉग को देख सकते हैं, लायन को देख सकते हैं, प्लांट्स को देख सकते हैं, फर्न्स को देख सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। बहुत सारे सेल्स एक साथ जुड़ जाते हैं एंड दे फॉर्म दीज ऑर्गेनिजम्स। जो बहुत छोटे हैं, बाइसेलुलर हैं, उनको डेफिनेटली हम आंखों से नहीं देख सकते, बट मल्टीसेलुलर जो बहुत ढेर सारे सेल्स से बनते हैं और उनका साइज अगर विजिबिलिटी लिमिट में है तो वो सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं which we can see. Now multicellular organisms have specialized cells called tissue to perform various specialized functions. अब जब हमारी पूरी बड़ी बॉडी हो गई, मान लीजिए कि ये डियर है यहाँ पे, तो इसकी पूरी बड़ी सी बॉडी है। अब इसका हर सेल जो है वो अगर डाइजेशन करेगा, मतलब
हर सेल तो नहीं मतलब विजन है, तो मान लीजिए ये जो आईज, उसमें क्या होता है कि अलग अलग फंक्शंस के लिए अब हमको थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन करना पड़े। अब हम पूरी की पूरी बॉडी को दो टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हमें रिप्रोड्यूस करना है या हमें अपनी संख्या बढ़ानी है, तो हम डियर को बीच में से ऐसे बैक्टीरिया की तरह दो हिस्सों में नहीं डिवाइड कर देंगे कि बाइनरी फिशन हो गया और डियर जो है वो बढ़ गया, नंबर बढ़ गया उसका। हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारा अब क्या चाहिए, हमको थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड फंक्शंस चाहिए सेल में। तो जो सेल्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस ले लेते हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम के सेल्स होंगे, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में स्पेशलाइज हो जाएंगे, वो टिश्यू सिस्टम बना लेंगे। तो जब सेल्स कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करने लगते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ स्पेशल फंक्शन, तो वो टिश्यू बन जाते हैं। फिर टिश्यूज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक साथ हमारा पूरा बड़ा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो यह हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फैक्ट्स। अब सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं। माइकोप्लाज्मा जो है वो बहुत छोटा है, उससे बड़ा आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा। उससे बड़ा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिंगल सेल क्या है, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच है। फिर नर्व सेल्स हैं, वो भी बड़े साइज के होते हैं। सिमिलरली जैसे साइज वेरी करता है सेल का, वैसे ही शेप वेरी करता है। डिफरेंट डिफरेंट शेप के सेल्स हम लोगों को मिलते हैं। फिर जो सेल्स हैं, दे ऑल सेल्स कैरी जेनेटिक मटेरियल। दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट द सेल। अब फिर क्या है कि cells have membrane bound nuclei. Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called as prokaryotic. तो अभी मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, पर प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें की कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं होता। न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है और बाकी के भी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। Now all cells contain a semi-fluid matrix called cytoplasm. तो हर सेल में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म में जो है ये पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, और इसी साइटोप्लाज्म में सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती है। ठीक है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सब चीज का काम कौन करता है, बेस क्या है, वो है साइटोप्लाज्म। फिर सेल्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होती है। Ribosomes are the non-membrane bound organelles found in all cells. तो अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नेम ए स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल सेल्स, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर बताइए जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में होता है, तो उसके लिए व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी राइबोसोम्स. Now ribosomes are also found in chloroplasts and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. तो तीन जगह और हमें राइबोसोम्स मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. Now animal cells contain another non-membrane bound organelle called centriole which help in cell division. तो एनिमल सेल्स में हमको एक और ऐसा ऑर्गेनेली मिलता है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, and that is centriole, right? And this centriole plays a vital role in cell division. अभी मैं cell division पढ़ाऊंगी तो I will discuss it in detail. Now let us quickly see prokaryotic cells क्या होते हैं. अभी हम लोगों ने तीन बार जिक्र हुआ प्रोकैरियोटिक सेल्स का, तो लेट मी टेल यू कि व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स. Prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasm and PPLO, pleuropneumonia-like organism. अब ये जो डायग्राम है इसमें आप प्रोकैरियोटिक सेल को देख सकते हो.
इसमें देखिए सेल मेम्ब्रेन के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको यहाँ पे कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आपको नहीं दिखाई दे रहा, पहली बात। दूसरी बात कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, वो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट वहां पर नहीं है। वहां पर क्या है, थोड़ा सा डेंस मटेरियल है यहाँ पे, इसको हम बस यही डिफरेंशिएशन है। एंड ये जो डेंस मटेरियल है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नेकेड डीएनए इज प्रेजेंट और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड है न्यूक्लियस, ठीक है। फिर यू विल फाइंड फूड ग्रेन्यूल्स, यू विल फाइंड प्लास्मिड, you will find ribosome, you will find cytoplasm, मीजोसोम। मीजोसोम क्या है, मीजोसोम जो है वो जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रोट्रूड कर जाता है, देन वी कॉल्ड इट मीजोसोम। इट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही मिलता है। देन देयर इज अ सेल वॉल, देयर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली या प्रॉपर न्यूक्लियस आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे। So this is a typical prokaryotic cell. Now let us come to eukaryotic cell. Eukaryotes include all the protists, plants, animals and fungi. सारे के सारे eukaryotic cells होते हैं उनमें। Eukaryotic cell possess an organized nucleus with a nuclear membrane. अब यहाँ पे आप देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब कुछ नहीं था, वहां पर न्यूक्लियस नहीं था, वहां पे सिर्फ एक न्यूक्लियोइड था, डेंस मटेरियल था जिसके अंदर एक नेकेड डीएनए वाज प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, यहाँ यू विल गेट अ प्रॉपर न्यूक्लियस। ये देखिए ये पूरा न्यूक्लियस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको एक न्यूक्लियोलस भी मिलेगा। यहाँ पे देखिए और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी आपको मिलेंगे। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया जो अलग मेम्ब्रेन है जिसका, गोल्गी अपरेटस मिल गया, ये भी एक अलग मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम मिल गया, गोल्गी वेसल्स मिल गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइबोसोम्स वहां भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में हम कह सकते हैं कि जो सारा काम है वो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स मिलके करते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में हम कह सकते हैं कि सारा का सारा काम साइटोप्लाज्म की जिम्मेदारी थी, ठीक है। तो हियर वी फाइंड डिवीजन ऑफ लेबर, और वहां पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, सारा काम सबकी जिम्मेदारी। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। अब जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्योंकि ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिनको कि हम क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द यूकैरियोटिक डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। Thank you for being so patient. And if you like the lecture, if you like the explanation, please like and subscribe my channel. Thank you so much.